हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के लेक्चर में हमारा न्यू टॉपिक है जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जितनी भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं उन सब का जो सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ए एक्स इक्वल टू बी, ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। कैसे? देखो, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। सपोज हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं, इनको हम ax इक्वल टू बी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a1 b1 c1, ये क्या है? अननोन कहलाते हैं या कांस्टेंट वेरिएबल होंगे, मतलब अननोन होंगे ये, सॉरी अननोन नहीं कांस्टेंट होंगे, और एक्स वाई जेड जो है वेरिएबल होगा। तो a1 b1 c1, फिर यहाँ दूसरे में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट a2 b2 और c2, तीसरे में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट a3 b3 और c3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और साथ में जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड इक्वल टू करके राइट हैंड साइड में क्या है? d1 d2 और d3। तो ये जो मैट्रिक्स की फॉर्म बनी, अगर हम इसको सिंपल सॉल्व करें तो इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका पहला एलिमेंट पहली एलिमेंट के इक्वल होगा। तो मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, तो हमें पहली इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, तो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें इस तरह से तीनों इक्वेशन मिल जाएगी। तो मतलब ये जो तीन इक्वेशन है, इन इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्म का नाम क्या है? ax इक्वल टू b, मैट्रिक्स फॉर्म कहलाती है ये। तो ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, उसका एक सिस्टम बनाया है, इसका नाम हुआ ax इक्वल टू b। अब यहाँ पर देखो, ax इक्वल टू बी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर a जो है वो एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन, ये मैट्रिक्स है ये वाली। तो इस मैट्रिक्स को इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन कहा गया है। तो m आप जानते हो m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, और n नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको m को और अलग भी कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस। m से हमें पता चलता है जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें टोटल कितनी इक्वेशंस है। और दूसरा n क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ अननोन और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो भी x y z है ये अननोन या वेरिएबल है। तो n क्या बताता है? n बताता है टोटल नंबर ऑफ अननोन या टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो इसका मतलब पहला 3, तो m की जगह पर 3, और 3 असल में है क्या? टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन। तो इस मैट्रिक्स में 3 इक्वेशन बन रही होंगी। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 इक्वेशन बन रही है, मतलब हाँ ये ठीक है। दूसरा n क्या है? टोटल नंबर ऑफ अननोन। तो टोटल नंबर यहाँ पर अननोन 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? एक्स वाई जेड 3 है। तो इसका मतलब हम m और n को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। m मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस और n टोटल नंबर ऑफ अननोन या टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x इक्वल टू बी, इसमें मान लेते हैं हम क्या? b 0 है, ये b इक्वल टू 0। अगर b 0 हो गया तो 0 यहाँ रखो, तो क्या मिलेगा? ax इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 0 मिलेगा हमें। ठीक है, और जब भी ax इक्वल टू 0 मिलेगा तो इसे क्या कहेंगे हम? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ये उनका होमोजीनियस सिस्टम होगा। ax इक्वल टू 0 कहलाता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जब हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही केस होते हैं, जिसमें क्या करते हैं? हमारा काम होता है मैट्रिक्स की रैंक निकालना। ये रो है और ये ए, रो ए मीन्स रैंक ऑफ ए। तो मैट्रिक्स की रैंक इससे पहले वाले लेक्चर में बता रखा है कैसे निकालते हैं। तो रैंक ऑफ ए निकालोगे आप, तो और नंबर ऑफ वेरिएबल देखोगे, तो क्या हो सकता है? या तो रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आएगी, या फिर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर नहीं आएगी। सपोज रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाती है, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 हैज 0 सॉल्यूशन। इसके पास 0 सॉल्यूशन, 0 सॉल्यूशन मींस ट्रिवियल सॉल्यूशन। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मान लीजिए रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर नहीं आ रही है, तो रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर जब भी नहीं होगी तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x इक्वल टू 0, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब इसमें दूसरा केस बनता है a b नॉन जीरो होगा।
चलो उसे भी डिस्कस करते हैं। नाउ देखो दूसरा केस क्या है, अगर b जीरो नहीं है, इफ b नॉट इक्वल टू जीरो। पहले केस में क्या किया था हमने, b को जीरो करके ax इक्वल टू जीरो कर दिया था। अब ax इक्वल टू जीरो क्या कहलाता था, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सपोज करो b जीरो नहीं आएगा, तो b जीरो नहीं होगा तो x इक्वल टू b है, b ही रहेगा क्योंकि ये जीरो नहीं है। तो x इक्वल टू b क्या कहलाते हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ax इक्वल टू b को हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है वो कैसा है, नॉन होमोजेनियस। तो x इक्वल टू बी इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर तीन केस बनते हैं हमारे पास। काम क्या है यहाँ पर, a की रैंक निकालना, दूसरा इसकी a और b ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जो a और b अभी हमने यहाँ पर लिखा था कि x इक्वल टू बी जो सिस्टम आया था, तो a के साथ में ही हम उसको b लिखते हैं ऐसे डॉट डॉट लगा करके, a कोमा b। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स बनती है, इस मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रैंक ऑफ ए, पहले मैट्रिक्स ए की रैंक निकालना, फिर दूसरा ए के साथ में बी निकालेंगे, इसकी रैंक निकालना। तो रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी, दोनों की रैंक निकाल लेते हैं। सपोज करो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, जब भी ये इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे केस में जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। तो सारी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी और x इक्वल टू बी हैज नो सॉल्यूशन। और जो सिस्टम है x इक्वल टू बी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब रैंक ऑफ ए कोमा बी के इक्वल नहीं है। सेकंड केस देखो, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। अब मान लीजिए हमने रैंक ऑफ ए निकाला, रैंक ऑफ ए बी निकाला और नंबर ऑफ वेरिएबल गिन लिए कितने हैं, और तीनों ही आपस में बराबर आ गए, तो इक्वेशन क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी इस केस में। और ax इक्वल टू बी हैज यूनिक सॉल्यूशन। जब तीनों इक्वल हैं तो ax इक्वल टू बी जो सिस्टम है इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। थर्ड देखो, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी बट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। तो जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और जो मैट्रिक्स ए है, इन दोनों की रैंक तो आपस में इक्वल है, पर ये नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इक्वेशन तो कंसिस्टेंट ही रहेंगी अभी भी, लेकिन इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो केवल एक ही केस ऐसा मिल रहा है जहां पर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, वो केस है रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो यहाँ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, बाकी दोनों केसेस में इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और जब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और जब इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो दो तरह के सॉल्यूशन है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्रैमर्स का रूल देख लेते हैं। सिंपल है, क्रैमर्स रूल। क्रैमर एक स्विस मैथमेटिशियन है, इनका पूरा नाम है गैब्रियल क्रैमर। अब देखते हैं फर्स्ट केस, तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट ए देखते हैं, क्रैमर्स रूल फॉर टू वेरिएबल, केवल दो वेरिएबल के लिए। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हमने एक्स और वाई ले रखे हैं, तो दो वेरिएबल के लिए क्रैमर का रूल। सपोज a1x प्लस b1y इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y इक्वल टू d2। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जहां पर x और y दो वेरिएबल हैं। तो इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू d1 अपॉन d, y इक्वल टू d2 अपॉन d, प्रोवाइडेड d नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे d 0 क्यों नहीं लिया, क्यों, सपोज करो अगर d 0 आएगा तो समथिंग अपॉन 0 विच इज इक्वल टू विच इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए d 0 नहीं होना चाहिए। अगर d 0 होगा तो ये तो केस फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर d होता है क्या है, असल में d जो होता है वो डिटर्मिनेंट होता है। अब डिटर्मिनेंट कैसे बनना है, इस मैट्रिक्स की हेल्प से, a1 b1 a2 b2। तो d इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 a2 b2। अब d1 कह रहा है तो d1 क्या है, ये भी डिटर्मिनेंट होगा, और d2 ये भी एक डिटर्मिनेंट है। तो ये काम क्या करेंगे, यहाँ पर इन d1 और d2 को देखेंगे। अगर d1 है तो इसमें पहले ये रख देंगे d1 d2, और d2 है तो दूसरे वाले कॉलम में रख देंगे d1 d2। बाकी ये जो पहले है ये ऐसे रहेगा। हमने d1 d2 यहाँ रखा है तो इसकी ये नहीं आएगा, बचे क्या b1 b2, ये आ गया। अब d2 में बाद में रखेंगे दूसरे कॉलम में d1 d2, तो इसमें पहला कॉलम क्या था, a1 a2, तो इसकी जगह a1 a2 आ जाएगा। तो इस तरह से d1 और d2 ये चीजें निकालते हैं, और d एक डिटर्मिनेंट है और d1 d2 भी डिटर्मिनेंट है, बस d 0 नहीं होगा तब हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू d1 अपॉन d, y इक्वल टू d2 अपॉन d है। नाउ देखो बी पार्ट, क्रैमर्स रूल फॉर थ्री वेरिएबल। अगर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, मान लीजिए तीन वेरिएबल कौन से हैं, x, y और z, तो इनके लिए क्रैमर रूल क्या होगा,
Cramer's rule for three variable. Consider the equation system of equation a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3. तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हमने ये मान लिया कि ये इस तरह से है. तो इसका सॉल्यूशन क्रैमर ने सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन दे दिया. वो कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू d1 अपॉन डी, y इक्वल टू d2 अपॉन डी और z इक्वल टू d3 अपॉन डी, प्रोवाइडेड d नॉट इक्वल टू 0. बस ये ध्यान रखना है कि d 0 नहीं होना चाहिए. अगर d 0 नहीं है तब ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. तो वेयर यहाँ पर d असल में d, d1 और d3, d, d1, d2, d3 तीन, ये चार डिटर्मिनेंट आएंगे. तो जो d डिटर्मिनेंट है तो ये इससे मिलकर के बनेगा a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. तो डिटर्मिनेंट d इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. अब d1 के लिए मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर हमें ये देखना है राइट हैंड साइड के बाद में d1, d2, d3. अगर d1 होगा तो इसे पहले कॉलम बना देंगे, d2 होगा तो इसे दूसरे कॉलम में रख देंगे और d3 होगा तो इसे तीसरे कॉलम में रख देंगे. तो यहाँ पे d1 है तो इसे पहले कॉलम में रख दो, d1, d2, d3 पहले कॉलम में आ गए. अब इसकी जगह पे तो ये आ गए, बाकी बचे कुछ ऐसे ही रहेंगे. तो b1, b2, b3 और c1, c2, c3. अब d2 में d1, d2, d3 को अब दूसरे कॉलम में रख दिया, d1, d2, d3. बचा क्या है, पहले में a1, a2, a3 वैसे ही है, फिर थर्ड में c1, c2, c3 वैसे ही है. अब d3 में क्या करेंगे, d1, d2, d3 को तीसरे कॉलम में रख देंगे. तो तीसरे कॉलम में रखा d1, d2, d3, पहले के दो कॉलम बचे थे तो ये दो कॉलम ऐसे ही रहेंगे, a1, a2, a3 और b1, b2, b3. तो इस तरह से हम ये डिटर्मिनेंट d1, d2 और d3 इनकी वैल्यू निकालते हैं. तो जब हमें चारों वैल्यू पता चल जाती है तो x, y और z इनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं. नाउ देखो क्रैमर्स रूल में ही है ये कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी. तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर होगा तो जीरो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. तो उन सब के बारे में देखते हैं. अब क्या है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी. तो इसमें फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं इन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. जो अभी हमारे पास क्रैमर रूल है, तो इसके लिए हमने कौन सा सिस्टम लगाया है, नॉन होमोजीनियस. मतलब ax इक्वल टू b होगा, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो वो होमोजीनियस सिस्टम बन जाएगा. तो यहाँ पर इस केस के लिए देखते हैं हम इन नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा तो क्या क्या कंडीशन होती है. तो पहली कंडीशन देखो, इफ d नॉट इक्वल टू 0. तो जो आपने d निकाला था वो d अगर 0 नहीं आया, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन. सपोज आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो उसके लिए सबसे पहला काम है आपको d निकालना. उसके बाद आप d1, d2 और d3 ये निकालोगे. ठीक है, अब आपने d निकाल लिया, d 0 नहीं आ रहा है, तो d 0 नहीं है तो जो आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा और उसका हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. अब सेकंड केस देखो, इफ d इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ d1, d2, d3 इज नॉन जीरो, then the given system of equation is inconsistent and have no solution. मतलब अब आपने d निकाला है, d क्या है आपका 0 आ गया. ठीक है, और d1, d2, d3 इन तीनों में से कोई एक है जो वो 0 नहीं है. d तो 0 आ गया लेकिन कम से कम एक, एटलीस्ट वन ऑफ d1, d2, d3. तो d1, d2, d3 इन तीनों में से कोई एक है जो नॉन जीरो है, जिसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है. देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. तो इस केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा. और जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, देन इट हैज नो सॉल्यूशन. थर्ड केस देखो, if d1 equal to 0 and d1 equal to d2 equal to d3 equal to 0, then the given system of equation is consistent and have infinitely many solution. मतलब d तो 0 है और इसके साथ साथ d1 0, d2 0, d3 0, ये सबके सब 0 आ गए. d इक्वल टू 0 और d1, d2, d3 सबकी वैल्यू भी 0 है. तो जब जो दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कौन सा, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि हम इन सारे केसेस को किस में, नॉन होमोजीनियस सिस्टम में डिस्कस कर रहे हैं. तो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा. तो अब ये सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसका यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे. तो दो केस देखो, यहाँ पर फर्स्ट केस d 0 नहीं है और d1, d2, d3 तीनों 0 है, तब दोनों ही केस में सिस्टम कैसा आ रहा है, कंसिस्टेंट. तो एक सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, दूसरे में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. और जब सिस्टम इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. नाउ देखो केस सेकंड केस क्या है. अब अभी हमने नॉन होमोजीनियस की बात की थी, अब हम होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं.
होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो क्या सेकंड है हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ax इक्वल टू बी नॉन होमोजेनियस था, अगर b इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या मिलेगा हमें, ax इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू 0 जो होता है वो क्या कहलाता है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही केस है, हमें डिटर्मिनेंट d की वैल्यू निकालनी है। तो ये d या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा, तो दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। पहला मान लेते हैं 0 नहीं आ रहा है। अब d 0 नहीं आ रहा है तो ये जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x इक्वल टू 0, इसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, x0 y0 और z0। ठीक है, अब मान लेते हैं d क्या है, 0 आ जा रहा है। आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली होमोजेनियस केस में, वो d 0 आ गया। अब d 0 है तो ax इक्वल टू 0 जो सिस्टम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो इसके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो एक न्यू नोट और है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। जो हमारे पास ax इक्वल टू बी है इसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन भी कहते हैं। तो द मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू बी हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू a इनवर्स b। असल में हमारे पास है क्या, ax इक्वल टू b लिखा है। ठीक है, हमने a का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0। हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, और जब भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इस इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाई कर दो a इनवर्स से, तो a इनवर्स इंटू ए एक्स दिस इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स और ए आई बन जाएगा, आई को x से मल्टीप्लाई करना है x ही आएगा, तो x इक्वल टू यहाँ से हमें मिलेगा a इनवर्स b। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू a इनवर्स b। तो कभी भी मैट्रिक्स इक्वेशन है x इक्वल टू b, आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला वो 0 नहीं है तो x इक्वल टू a इनवर्स b मिल जाएगा। तो इसका यही सॉल्यूशन होगा और ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 होगा। अब मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है तो a इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। फिर आपके पास मजबूरी है एडजॉइंट ऑफ a निकालना। एडजॉइंट ऑफ a आएगा उसे b से मल्टीप्लाई करना, ये x इक्वल टू b जो मैट्रिक्स है इससे मल्टीप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकल जाएंगे। और कैसा सॉल्यूशन होंगे ये, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू b इक्वल टू 0। अब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए भी डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 होना चाहिए और एडजॉइंट ऑफ a इनटू b जो होगा वो नॉन जीरो होगा। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू b दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको माइनर कोफैक्टर इन सब की जरूरत पड़ेगी, तब एडजॉइंट निकलेगा। उसके बाद उसको b से मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो इससे पहले जो हमने यूज क्रैमर रूल पढ़ा है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा है, तो क्रैमर रूल में भी क्या करना पड़ता है, हमें एक डिटर्मिनेंट d निकालेंगे तो d की वैल्यू चेक करेंगे, फिर उसके बाद में d1 की वैल्यू निकालेंगे वो भी एक डिटर्मिनेंट होगा, और फिर उसके बाद में d2 निकालेंगे, फिर d3 निकालेंगे। तो ये क्रैमर रूल ये वाला बहुत सारे ये क्या होते हैं, लेंथी मेथड होते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, बीएससी वाला मेथड यूज करते हैं, कौन सा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू b का इसमें रैंक ऑफ ए बी निकालते हैं, रैंक ऑफ ए निकालते हैं, फिर रैंक ऑफ ए बी निकालते हैं, फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल या आपस में बराबर है नहीं है। तो इससे बहुत जल्दी हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो लगभग हमने सभी कंप्लीट कर दी है। तो अब हम इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स और इंजीनियरिंग एग्जाम, तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ 43, 35, 17, 173, 6, 4, 2 इज फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 56, थर्ड ऑप्शन 756 और फोर्थ ऑप्शन 964। तो ये क्वेश्चन एलटी एग्जाम में आया हुआ है 2018 में। तो इस क्वेश्चन में हमें ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। तो हमने इस डिटर्मिनेंट को मान लिया डेल्टा, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट डेल्टा मान लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो ये 43, 35 और 17 ये तो बहुत बड़े नंबर हैं, तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या ऐड करके कुछ बना सकते हैं। 6 7 42, अगर इसको 6 को 7 से गुणा करें और इसमें एक जोड़ दें, 6 7 42 और 1 43, तो हमें यही मिल जाएगा।
तो हमने पहला कॉलम तो ऐसे रहने दो, 43, 35 और 17, 173 ये भी ऐसे रहने दो। तीसरे कॉलम में ऑपरेशन लगा दिया हमने, C3 टेंस टू 7C3 प्लस C2, तो मतलब C3 के जो एलिमेंट है उन्हें 7 से गुणा करो और उनमें C2 के जो एलिमेंट है उनको जोड़ दो। तो 7 6 42 और 1 43 आ गया। 7 चौक 28, 28 और 7 30 और 5 35, 35 हो गया। 7 दूनी 14 और 3 15 16 17, 17 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ऐसा करने से हमें क्या मिला, एक ऐसा डिटर्मिनेंट मिला जिसमें दो कॉलम C1 और C3, तो ऐसा करने से हमें एक ऐसा डिटर्मिनेंट मिला जिसमें दो कॉलम C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों एक जैसे हैं। तो जब मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उसमें बताया था कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट हो, इसकी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ हमें C1 और C3 दो आइडेंटिकल कॉलम मिल गए, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे।